नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पछतावा। सपना जब अपने कॉलेज में गई तो जगपाल जी पौधों में पानी दे रहे थे और जब सपना अंदर प्रवेश करती है तो पानी की कुछ बूंद उसके ऊपर गिर जाती है। सपना चिल्लाती हुई कहती है, कौन बदतमीज है, दिखाई नहीं देता क्या? क्या तुम देखकर काम नहीं कर सकते हो? सिक्योरिटी कैसा माली लगा कर रखा है, इसे अभी के अभी कॉलेज से निकाल दो। इसे तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मुझे इसकी दोबारा से शकल भी इस कॉलेज में दिखाई नहीं देनी चाहिए। तभी वह पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अरे सपना, क्या तुम्हें पता है तुम जिस कॉलेज में आई हो उसका प्रिंसिपल मैं ही हूँ। और आज अगर तुम किसी इंटरव्यू के लिए आई हो तो उस इंटरव्यू को मैं ही लेने वाला हूँ। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया या दोबारा से मुझे कहना पड़ेगा? जगपाल जी की बातों को सुनकर सपना तो दंग रह गई थी। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, जैसे उसने पता नहीं जागते हुए कोई सपना देखा हो। आज सुबह सुबह की बात है जब सचिन सपना को आवाज लगा रहा था, अरे सपना, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या तुम्हें याद नहीं है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है? तुम्हें आज इंटरव्यू के लिए जाना था। नहीं नहीं सचिन, मुझे अच्छे से याद है। मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। मैंने अपनी बेटी को भी सुला दिया है। क्या तुम मेरे लिए कुछ नाश्ता बना सकते हो? आज मुझे थोड़ा जल्दी है। सचिन अपनी बेटी को गोद में लेकर किचन में जाकर सपना के लिए कुछ खाने की तैयारी करने लगा। उसने नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाए थे। दोनों ने जल्दी जल्दी से बैठकर साथ में नाश्ता किया और सपना फिर जल्दी से अपने इंटरव्यू के लिए निकल गई। इंटरव्यू के लिए निकल रही थी तो सचिन कहने लगा, भगवान करे तुम्हें आज वह नौकरी मिल जाए ताकि हम दोनों की जिंदगी में कुछ नयापन आ जाए, वरना हमारी तो भूखे मरने की हालत हो गई है। अब हम अपनी बेटी का और अपना पेट कैसे भरेंगे? हमारे पास तो और कुछ भी नहीं है और फिर हमने लोगों से पैसे भी इतने ले रखे हैं कि सभी ने हमें फ़ोन कर कर के परेशान कर दिया है। जब वह यह सब बोल रहा था तो पड़ोस में रहने वाले एक दीनानाथ जी यह सभी बातें सुन रहे थे। तो वह मन ही मन कहते हैं, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है जिसे तुम भोग रहे हो। भगवान की दया से तुम्हारे पास सब कुछ था। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए सब कुछ करके दिया था। एक अच्छा सा और बड़ा सा घर भी बनाया था, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए गाड़ी भी नई खरीदी थी। लेकिन तुमने तो अपने पिता के द्वारा कमाई गई सभी दौलत की कोई वैल्यू भी नहीं समझी और ना ही अपनी दौलत की कदर की और ना ही अपने पिता की। तुमने तो अपने पिता की उम्र का लिहाज भी नहीं किया और तो और तुमने तो अपने पिताजी को पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया है कि मैंने उनको कितनी बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम ही रहा। मुझे तो उनकी कोई खबर भी नहीं है। पता नहीं मेरा दोस्त बेचारा कहाँ भटकता फिर रहा होगा। पता नहीं तुम मेरे दोस्त को कहाँ छोड़कर आए होंगे। अपने मन ही मन दीनानाथ जी बोले जा रहे थे और फिर सपना और सचिन दीनानाथ जी के पास आकर बोले, अंकल जी, आज हमें आशीर्वाद दीजिए। आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। बेटी, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा? जिसने तुम्हें भर भर के आशीर्वाद दिया था तुमने तो उसकी भी कदर नहीं की, तुम तो उसका भी मान नहीं रख पाई, इसलिए मैं तुम्हें अब कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा। इतना कहकर वह दूसरी तरफ मुँह करके बैठ गए। सपना और सचिन ने अपने पिताजी के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया था। अपने ही घर में उन्हें अजनबियों की तरह रखा गया था। वह दिन रात तड़पते रहते थे, लेकिन आज देखो जब उनका समय खराब चल रहा है तो पड़ोसियों से भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। अपने घर के बुजुर्गों को तो पता नहीं कहाँ छोड़ आए हैं। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तुमने मेरे दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। कुछ सालों पहले की बात है, सचिन और सपना दिल्ली में रहते थे। उनका एक बहुत बड़ा घर भी था। जगपाल जी एक रिटायर ऑफिसर थे। अपने समय में उनका खूब ठाट बाट था।
दिल्ली की सरोजनी नगर कॉलोनी में रहते थे। दीनानाथ जी भी उसी कॉलोनी में रहते थे। जगपाल जी और दीनानाथ जी एक साथ काम करते थे। वे दोनों एक ही विभाग में थे। जगपाल जी का एक ही बेटा था। अपने बेटे की शादी करने से पहले ही दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। पत्नी के देहांत के बाद जगपाल जी का जीवन सूना सूना हो गया था। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पूरी होने पर उसकी शादी कर दी थी, क्योंकि उसके बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। जगपाल जी का नाम और काम बहुत अच्छा था, इसलिए लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनके घर में अपनी बेटी देने के लिए बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि जगपाल जी जैसे इंसान के घर हमारी बेटी बहू बनकर जाए तो हमारी बेटी का नसीब ही बदल जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे सचिन से कहा, बेटे तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, इसलिए तुम अपने लिए कोई नौकरी तलाश कर लो और उसके बाद फिर एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद से यह घर खाली खाली हो गया है। कोई भी घर औरत के बिना सूना लगता है। घर में अगर बहू आएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी। जब तक घर में तुम्हारी माँ थी तो घर में चारों तरफ रौनक रहती थी, कहीं भी कोई खालीपन नहीं था, हमारा घर भरा भरा लगता था। लेकिन जब से तुम्हारी माँ नहीं है, यह घर अब खाने को दौड़ता है। तुम भी पढ़ाई के लिए कॉलेज चले जाते थे और अगर घर में बहू आएगी तो घर में खुशियाँ भी आ जाएंगी। जगपाल जी के पास पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस उस घर में रहने वाले लोगों की। वह एक अधिकारी थे, इसलिए उनके पास खूब सारा पैसा था और उनके अंदर कोई बुरी आदत भी नहीं थी जो पैसे को फिजूल खर्च करते। सरोजनी नगर कॉलोनी में उन्होंने अपनी 400 गज की कोठी भी बना रखी थी। अपनी पत्नी के साथ वह इस कोठी में सिर्फ 1 साल ही रह पाए थे। उसके बाद वह अटैक आने की वजह से इस दुनिया से चल बसे और जगपाल जी अकेले रह गए। अपनी पत्नी को याद करके जगपाल जी भावुक हो गए थे। उन्होंने अपने घर को अपनी पत्नी की पसंद को ध्यान में रखकर ही बनवाया था। घर में हर एक चीज उनकी पसंद की थी और उसी घर में तुम रह भी नहीं पाई हो। घर की एक एक चीज में उन्हें अपनी पत्नी की याद आती थी। थोड़े दिनों के बाद उनके बेटे की नौकरी भी लग गई। सचिन की नौकरी दिल्ली में ही लग गई थी। जगपाल जी नौकरी लगने के बाद अपने बेटे की शादी सपना के साथ कर देते हैं। शादी के थोड़े दिनों तक तो सपना बहुत अच्छे से अपने ससुराल में रहती थी और जगपाल जी का भी सम्मान करती थी। लेकिन समय के साथ साथ उसके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। पहले वह जल्दी उठती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने लेट उठना शुरू कर दिया और हफ्ते में लगभग 2 बार तो शॉपिंग के लिए जरूर जाती थी। अपनी सहेलियों के साथ मटर गश्ती, घूमना फिरना कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। जगपाल जी अपनी बहू पर किसी भी तरह की कोई रोका टोकी नहीं करते थे। उनके घर में नौकर लगे हुए थे। खाना बनाने के लिए भी एक अलग से नौकर रखा था। कभी कभी तो सपना महीने के 20 से 25 दिन घूमने में ही निकाल देती थी और साथ में अपने पति सचिन को भी घुमाती रहती थी, जिसकी वजह से उसके ऑफिस में भी परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि ऑफिस की छुट्टियां कुछ ज़्यादा हो रही थी। उसके ऑफिस से फ़ोन भी आने लगे थे, लेकिन सपना को तो इससे कोई परेशानी नहीं थी। उसने यह भी नहीं सोचा कि सचिन की नौकरी भी जा सकती है। इससे तो अपने घूमने फिरने से मतलब था, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके ससुर ने उनके लिए बहुत सारी दौलत कमा कर रखी हुई थी। सपना बात बात में कहती थी, मैं तो बहुत नसीब वाली हूँ जो मेरे ससुर के पास इतनी दौलत है। मेरे पति को भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इस बुड्ढे के पैसे को ही हम उड़ाएंगे। जगपाल जी बाहर पौधों में पानी डाल रहे थे। उनकी पत्नी को फूल पौधे लगाना बहुत पसंद था। उसने अलग अलग तरह के अपने गार्डन में पौधे लगाए हुए थे। दोनों पति पत्नी गार्डन में सुंदर सुंदर पौधे लगाकर उनके अच्छे से देखभाल करते थे। उन्हें गार्डन का शौक था, लेकिन अपनी पत्नी के जाने के बाद वह अकेले ही अपने पौधों की देखभाल करते थे।
एक दिन सपना अपनी सहेलियों के साथ जब बाहर जा रही थी तो पानी की कुछ बूंद उसके ऊपर गिर गई। वह अपनी सहेलियों के सामने ही ऊंची आवाज में बोली, बूढ़े, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मेरे सारे कपड़े भिगो दिए हैं। तुम्हें तो और कोई काम नहीं है, बस सुबह शाम यही काम करते रहते हो। पूरे घर को गीला करके रख दिया है। अब मुझे दोबारा से अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। तुम्हारी वजह से हमें बाहर जाने में देर हो जाएगी। उसके ऐसा बोलने पर जगपाल जी अपनी बहू की तरफ देखते रह जाते हैं। इससे पहले कि जगपाल जी कुछ कह पाते, सपना अपने पैरों को पटकती हुई चली गई। उसने यह भी नहीं सोचा कि वह अपनी सहेलियों के सामने अपने ससुर के साथ कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। अपनी बहू के रवैये से उन्हें बहुत दुख हुआ। पानी की कुछ बूंद क्या गिरी कि उसने तो सबके सामने उनकी बेइज्जती ही कर डाली। उन्हें क्या पता था कि पीछे से सपना आ जाएगी। जगपाल जी अपने बेटे को कहने लगे कि आज सपना ने अपनी सहेलियों के सामने मुझे उल्टा सीधा बोला है। तो उनका बेटा भी उल्टा उन्हें ही सुनाने लगा, पिताजी, आप भी रात दिन बस गमलों में पानी ही डालते रहते हो। पता नहीं आपको इनसे इतना लगाव क्यों है। ऐसा ना हो कि किसी दिन मुझे गुस्सा आ जाए और मैं यह सारे गमले उठाकर बाहर फेंक दूं। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। तुम्हें तो पता है यह सभी पौधे तुम्हारी माँ के लगाए हुए हैं। हाँ, तो क्या हो गया? यह कोई कल्प वृक्ष तो नहीं है जिन्हें हम बाहर नहीं फेंक सकते हैं। पौधे ही तो हैं। और आप जरा ध्यान से काम किया करो। मेरी पत्नी को आपकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर जगपाल जी हैरान हो गए थे। उन्हें आने वाले समय का अंदेशा होने लगा था। वह समझ गए थे कि उनका आने वाला समय यानी कि उनका बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरने वाला है। वह अपने मित्र के साथ जब टहलने के लिए गए तो उनसे इस बारे में सलाह मशवरा करते हैं। उनका दोस्त उनको कहता है, आपको अपने लिए कुछ जरूर सोच लेना चाहिए, लेकिन तुम तो अपनी पेंशन तक अपने बेटा बहू को देते हो। अपने हाथ में तो कुछ रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं के भी ना रहो। इसलिए अपनी जेब को मजबूत रखो। फिर घर जाकर जगपाल जी अपने बेटे को कहते हैं, बेटे, मुझे मेरे बैंक के कागज और एटीएम कार्ड दे दो, मुझे उनमें कुछ बदलाव करवाना है। सचिन बोला, लेकिन आपको कार्ड बदलवाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो मैं ला कर दे दूंगा। बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैंक में ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आपको सिर्फ 1 या 2 हज़ार ही दे पाऊंगा। अच्छा बेटा, मेरे पैसे हैं और मुझे ही देने से मना कर रहे हो। मुझे अपने सभी कागज और एटीएम कार्ड वापस चाहिए और मेरी पेंशन के कागज भी वापस दे दो। इस बात पर दोनों की बहस शुरू हो गई। उन्हें आपस में लड़ते देखकर सपना कहती है, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। सब कुछ तो इन्हीं के नाम है, यह घर भी। अगर ऐसा ही रहा तो अभी तो तुम्हारे पिता के इतने तेवर हैं, आगे जाने क्या होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि सभी कुछ अपने नाम कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। यहाँ तक कि उनकी पेंशन भी उनके अकाउंट में ही आती है। अभी तक तो उन्हें किसी भी पैसे से कोई लेना देना नहीं था। हम ही सब कुछ अपने आप करते थे, लेकिन आज तो इनके तेवर ही बदल गए हैं। उनकी पेंशन का भी कुछ करना पड़ेगा। सचिन भी कलयुगी बेटा निकला। उसने भी अपने पिता के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और अपनी पत्नी को कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा जुगाड़ करूँगा कि जिससे सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा और यह एक पैसा भी निकाल नहीं पाएंगे। जगपाल जी अपने बहू बेटे के बदले हुए रवैये से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। उनके बहू बेटा उनके साथ अब बोलते भी नहीं थे। अब तो जगपाल जी ने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। ठीक से सोते भी नहीं थे और रात दिन चिंता में डूबे रहते थे। अपनी पत्नी को याद करके रोते रहते थे। एक दिन टेंशन की वजह से उन्हें अटैक आया तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मौके का फ़ायदा उठाकर उनके बेटा बहू ने घर के कागजों पर साइन कर लिए। जगपाल जी को कुछ भी होश नहीं थी कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। उन्हें तो लगा कि उनके बेटा बहू बदल गए हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। घर आने के बाद उन्होंने अपने पिता को और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। अब तो उन्हें खाना पीना भी देना बंद कर दिया था।
या फिर समय से नहीं देते थे, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। चल नहीं फिरने में भी परेशानी होने लगी थी, घुटनों में भी दर्द रहने लगा था, जिसकी वजह से वह बाहर भी नहीं जा पाते थे। उनका दोस्त दीनानाथ उनसे मिलने घर पर ही आ जाया करता था। धीरे धीरे जगपाल जी सूख कर कांटा हो गए थे। सचिन को अब दीनानाथ जी के आने पर भी परेशानी होने लगी थी। उन्होंने उनको भी आने से मना कर दिया। अब तो जगपाल जी अकेले कमरे में पड़े रहते थे। एक रात जब जगपाल जी बाहर बैठे थे, उनके बेटा बहू जब पार्टी से आए, उन्हें बाहर देखकर भड़क गए और बोले, तुम्हें कितनी बार कहा है चुपचाप अंदर बैठो, बाहर आने की जरूरत नहीं है। जब वह उठकर चले तो लड़खड़ा कर गिर पड़े, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। फिर तो सचिन और सपना उनके ऊपर और भड़कने लगते हैं। यह लो और काम बढ़ा लिया है, कौन तुम्हारी सेवा करेगा, अब कौन तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएगा, यह सब हमारे बस की बात नहीं है। एक तो पहले ही बीमार थे, ऊपर से पैर भी तुड़वा कर बैठ गए हो। सपना बोली, सचिन एक काम करो, इन्हें किसी वृद्धा आश्रम में भेज दो। इस बूढ़े को वृद्धाश्रम भेजकर हमारा पीछा छूट जाएगा और हमें इसकी यह मनहूस शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। जगपाल जी को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वह बोले, बेटा तुम मुझे वृद्धाश्रम क्यों भेजोगे, यह घर मेरा है, यह सब कुछ मेरा है, तुम लोगों को ही इस घर से निकलना होगा। मेरे पास इतना सब कुछ है कि मैं बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। तभी सपना चिल्लाती हुई बोली, यह घर तुम्हारे नाम नहीं है, यह मेरे नाम हो गया है, चाहे तो तुम घर के पेपर देख सकते हो। पेपर देखकर जगपाल जी हैरान रह गए। सचिन तुम कल सुबह ही इस बुड्ढे को शहर के किसी वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाओ। अपने बेटा बहू की कड़वी बातें सुनकर जगपाल जी टूटकर बिखर गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बच्चे उनके साथ ऐसा करेंगे। जिस घर को उन्होंने इतने प्यार से बनवाया था, एक एक चीज को अपने हाथ से सजाया था, आज उसी घर से उनके बेटा बहू उन्हें निकाल देना चाहते हैं। अगली रात को सपना और सचिन जगपाल जी को हाथ पैर पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उनके बेटा बहू इतने पत्थर दिल हो गए कि उनके ऊपर जरा भी दया नहीं आई और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने निकल पड़े और फिर पलटकर भी नहीं देखा। जगपाल जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितना दर्द उन्हें अपने टूटे हुए पैर में हो रहा था, उससे कहीं ज़्यादा दर्द उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर हो रहा था। वह कितने अरमानों से घर में बहू लेकर आए थे कि घर में बहू आएगी तो घर खुशियों से भर जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि बहू के साथ बेटा भी बदल जाएगा। जिसे वह बहू बोल रहे हैं वह तो एक चांडाल निकली। बहू वाले तो उसमें कोई भी गुण नहीं है। जगपाल जी को वृद्धाश्रम छोड़कर वह वापस आ गए थे। सुबह सुबह जब वृद्धाश्रम का संचालक उठा और उसने देखा कि बाहर कोई दर्द के कारण चिल्ला रहा है, तो बाहर जगपाल जी को देखकर संचालक आश्चर्यचकित हो गया। वह दौड़ कर गया और उन्हें वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। दीनानाथ जी अपने दोस्त के दिखाई ना देने पर परेशान हो रहे थे। जब उन्होंने सचिन से उनके बारे में पूछा तो वह भड़क गया, लेकिन वह समझ गए थे कि जरूर इसने मेरे दोस्त को कहीं भेज दिया है, क्योंकि जगपाल जी ने अपने दोस्त को अपने बहू बेटों के बारे में सब कुछ बता रखा था। वह समझ गए थे कि इन्होंने जरूर मेरे दोस्त के साथ कुछ तो गलत किया है। उन्होंने अपने दोस्त को कितनी ही जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सपना और सचिन ने अपने बूढ़े पिता के साथ जो व्यवहार किया था, उसका फल तो उन्हें भुगतना ही था। उनकी इसी बीच में बेटी भी हो गई थी। सचिन की तो पहले ही नौकरी जा चुकी थी। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने और फिजूल खर्ची करने की वजह से पहले ही सब कुछ गवा चुके थे। अब तो उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ गया था, जो उन्होंने अपने पिता को धोखा देकर उनसे लिया था। अब तो बहुत ही मुश्किल से उनके घर के खर्चे चल रहे थे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि उनका वह अकाउंट भी बंद हो गया है, जिसमें उनके पिता के पेंशन के पैसे आया करते थे।
सपना को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। घर में पैसों की दिक्कत बढ़ती जा रही थी। यह कह सकते हैं कि वह सड़क पर ही आ गए थे। अब तो उनके पास इनकम का कोई भी साधन नहीं था। कुदरत ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि दिन में तारे नजर आने लगे। वह अपनी बेटी के लिए भी, खाने के लिए भी नहीं जुटा पा रहे थे। सपना कहने लगी, तुम ही तो कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है, अब तो मैं ही कुछ करती हूँ ताकि अपने घर के खर्च को चला सकें और अपनी बेटी का खर्चा उठा सकें। लेकिन उन्होंने फिर भी यह नहीं सोचा कि अपने बुजुर्ग पिता से जाकर माफ़ी मांगे और उन्हें अपने घर वापस ले आए। जगपाल जी पहले की तरह अभी भी पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का शौक रखते थे। वह आज भी पौधों में पानी डाल रहे थे। जब सपना कॉलेज में पहुंचती है और उसके ऊपर पानी की कुछ बूंद गिर जाती है, वहां पर सपना एक बूढ़े को देखकर जब उसके पास गई तो वह उसे जाना पहचाना लगा। पास जाकर देखा तो देखकर दंग रह गई। पौधों में पानी डालते देखकर उसने सोचा कि यह यहाँ पर माली का काम करते हैं। चलो अच्छा है, इसके लिए यही काम सही है। घर में रहकर बहुत रोब दिखाता था, लेकिन देखो तो हमने कैसे रातों रात घर से गायब कर दिया था और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई थी। जगपाल जी अपनी बहू को देखकर आग बबूला हो गए और जब पानी की बाल्टी नीचे रख रहे थे तो सारा पानी उसी के ऊपर गिर गया और आज तो सपना पानी से पूरी ही भीग गई थी, जिसे देखकर सपना सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाकर बुलाती है और कहती है, अभी के अभी इस बुढ़े को यहाँ से बाहर निकालो, किसने इसे यहाँ का माली बना दिया है। सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ इकट्ठे हो गए। सपना उनको बुरा भला बोल रही थी। तभी एक कर्मचारी जो वहाँ पर खड़ा हुआ था वह बोला, मैडम जी लगता है यहाँ आप पहली बार आई हैं, तभी तो इस तरह से चिल्ला रही हैं। हाँ, मैं पहली बार आई हूँ क्योंकि मेरा आज इंटरव्यू है, इसलिए आई हूँ, लेकिन इस बुढ़े को अभी के अभी यहाँ से निकाल दो। यह कितना बदतमीज है, देखो इसने मेरे ऊपर कितना पानी गिरा दिया है। तभी जगपाल जी कहते हैं, बहू तुम जिस इंटरव्यू के लिए आई हो, मैं इस इंटरव्यू को लेने वाला हूँ क्योंकि इसका प्रिंसिपल मैं ही हूँ। तभी वहाँ खड़ा हुआ एक आदमी उन्हें कहता है, सर आप जल्दी अंदर आ जाइए, सभी लोग इंटरव्यू के लिए आ चुके हैं। जगपाल जी उसके साथ अंदर चले जाते हैं। उसके बाद तो सपना को जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, क्या यह बुढ़ा मेरा इंटरव्यू लेने वाला था, लेकिन यह इस कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बन गया। यह सोच सोचकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अब तो वह घबराहट के मारे पसीना पसीना हो रही थी और सोच रही थी कि अब तो यह बुढ़ा मुझे इंटरव्यू से ही निकाल देगा, जबकि मुझे तो इस समय नौकरी की बहुत ज़रूरत है। वृद्ध आश्रम में रहने की वजह से जगपाल जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। वहाँ पर उनकी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। जब संचालक को यह पता लगा था कि यह एक रिटायर अधिकारी हैं, तो उन्होंने उनकी देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। क्योंकि जगपाल जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए वृद्धाश्रम के संचालक की जान पहचान की वजह से उन्हें प्रिंसिपल के पद पर रखा गया था। इस पद पर रहने के लिए जगपाल जी खुशी खुशी तैयार हो गए थे। ठीक होने के बाद उन्होंने उसे अकाउंट को भी बंद करवा दिया जिसमें उनकी पेंशन आती थी। जब सपना इंटरव्यू देने के लिए अंदर गई तो उसने सामने अपने ससुर को इंटरव्यू पैनल में बैठा हुआ देखा। फिर तो उसने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था पिताजी, आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप इस इंटरव्यू को लेने वाले हैं। मुझे तो नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जाने के बाद तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। हमारा घर भी बिक चुका है। आपकी एक पोती भी है, इसलिए मुझे इस जॉब को दिलवा दीजिए। जगपाल जी बोले, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और दूर जाकर बैठो, और वैसे भी तुम्हारे जैसी बदतमीज टीचर की हमारे कॉलेज में कोई जगह नहीं है। जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानती है, वह बच्चों को क्या सिखाएगी। तुम्हारे जैसी टीचर हो किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं होनी चाहिए। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना
जिस सिक्योरिटी गार्ड को तुम मुझे निकालने के लिए बोल रही थी, वही सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालेगा। तुम्हें तुम्हारे जैसी बहू की शक्ल भी मुझे नहीं देखनी है, क्योंकि उनकी बहू ने उन्हें ऐसी ऐसी कड़वी बातें बोली थी जो उनके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। सपना अब तो निराश होकर वहाँ से निकल जाती है। सपना ने जो कुछ भी किया था वही आज उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। सपना को आज अपने किए गए व्यवहार पर पछतावा हो रहा था, लेकिन उसके पास अब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी तो कहते हैं कि इंसान के कारण उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो तुम किसी के साथ करोगे वही तुम्हारे सामने आएंगे। अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, और अगर बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि हमारे हाथों से किसी का बुरा ना हो। हमेशा अच्छा करने की कोशिश कीजिए, और अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना तो हमारा फर्ज बनता है, और धोखा करना तो एक बहुत बड़ा ही पाप है जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर सपना और सचिन अपने पिता का सम्मान करते तो उनके साथ इतना बुरा कभी भी नहीं होता। उन्हें दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। उनके पिता के पास इतनी संपत्ति थी कि जिससे वह अपनी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने समय रहते उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी, और आखिर उन्हें अपनी संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ा। एक एक पैसे के मोहताज बन गए। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।